सेशन जो है वो 5 चलेगा आज, जिसमें हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने तकरीबन मैकेनिज्म ऑफ जो है वो एयर पैसेज वे को डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गैशियस एक्सचेंज क्या होता है। फिर हमने डिस्कशन की थी कि जो है ना प्लांट्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से है। फिर एनिमल्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि गैशियस एक्सचेंज किस तरह से है। फिर ह्यूमन बीइंग के अंदर एयर पैसेज वे को डिस्कस किया था। एयर पैसेज वे के साथ साथ फिर हमने लंग्स की डिस्कशन की, और लंग्स की डिस्कशन के साथ साथ हमने जो है वो प्रॉपर जो वर्किंग है वो हमने की अबाउट द मैकेनिज्म, जिसमें हमने इनहेलेशन या इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन के बारे में डिस्कशन की थी, और ये सारे मैकेनिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, कि हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सांस लेने का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें जो है वो काफ़ी टाइप्स हैं उसकी, लेकिन हम जो है वो आज 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जो टॉपिक हमारा है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या मसाइल पैदा होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, वो है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एयर पैसेज वे में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की है, जिसमें हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, नेज़ल कैविटी है, फेरिंक्स है, लेरिंक्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, आगे फिर एल्विलाई है, लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो किसी ना किसी भी एयर पैसेज वे के किसी भी हिस्से में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसको हम फिर रिलेट करेंगे ओवरऑल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, उसके अंदर किसी भी एरिया में अगर डिस्ट्रक्शन या प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहेंगे। जो मेजर काज होती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की, वो हमारे जो है ना वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। हवा के जो आलूदकार होते हैं, हवा को जो आलूदा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एयर पोल्यूटेंट्स। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एयर में पोल्यूशन की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनमें ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है इनके होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की जो दूसरी बड़ी वजह है वो है हमारे पास स्मोकिंग। तो स्मोकिंग एक जो है वो हैजर्डस प्रोसेस है। ये मसाइल हमारे मुल्क में बेतहाशा है स्मोकिंग से रिलेटेड। आजकल हमारी नौजवान नस्ल भी इसमें इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो इसकी इन्वॉल्व है। वी आर टेकिंग स्मोकिंग एज अ फैशन दीज डेज। तो लेकिन इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो असरात हैं, उनसे हमें जो है वो नावाकफियत है, नॉलेज नहीं है। तो वो चीज़ें सारी को जो है वो किसी को कोई डिसऑर्डर होता है, माउथ कैंसर होता है या लंग कैंसर होता है, यही समझते हैं कि ये इसी को हुआ है, हमें नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है इग्नोरेंस है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में स्मोकिंग का जो रुझान है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को जो है ना, ये एयर पोल्यूटेंट्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो आप अगर देखें तो रेशो जो होगी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वो ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें जो है स्मोकिंग है, डस्ट पार्टिकल्स, दे कॉज मेजर इफेक्ट्स टू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज के हमारे जो 2 टॉपिक्स हैं उनमें जो है ना रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वो ये हैं हमारे पास, उनकी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रॉपर जो है वो मैकेनिज्म के साथ। सबसे पहले हमारे पास 2 जो है वो मौजूद हैं। इसके सबसे पहले ब्रोंकाइटिस, सेकेंड वन हमारे पास आज का जो हमारा टॉपिक है एम्फिसीमा।
तो इन दो के बारे में मजीद भी है, अगले सेशंस में इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन दो के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रोंकाइटिस से। असल में सबसे पहले जब हम डिस्कस करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो पता होना चाहिए कि ये क्या मसला क्या है, क्या मामला क्या है। तो ये जो ब्रोंकाइटिस है, इट इज अ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी जो है हमारे सामने आती है। आप लोगों को पता है कि ये जो है हमारे पास ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद जो दो जो डक्ट्स जो लंग्स के अंदर एंटर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ये जो दो नालियां अंदर हमारे लंग्स के एंटर हो रही हैं, इनको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। दोनों तरफ की जो है वो लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। तो इनमें इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म होता है, इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। असल में क्या होता है कि इनके अंदर मौजूद होता है एक लिक्विड जिसको म्यूकस कहते हैं। दैट इज अ लिक्विड, थिक लिक्विड। तो ये म्यूकस जो है वो असल में रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इसकी जो मौजूदगी है उसका ये फायदा होता है कि ये जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको जो है वो कैप्चर कर लेता है और एयर को काफी हद तक जो है वो साफ होकर हमारे लंग्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर इसकी एक खास मिकदार मौजूद रहेगी तो ये ठीक है। एक्सेस जब इसका प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट जो होगी म्यूकस की, उससे क्या होगा कि ये जो नालियां हैं ये नैरो हो जाएंगी, ये नैरो हो जाएंगी। नैरो होने की वजह से, तंग हो जाने की वजह से फिर जो है वो प्रॉपर एयर पैसेज वे डिस्टर्ब होगा, एयर पैसेज वे जो है वो डिस्टर्ब होगा इसमें, और जो है वो प्रॉपर जो एयर है वो अंदर नहीं पहुंच सकेगी। एयर पैसेज डिस्टर्ब होने से एयर प्रॉपर जो है वो अंदर नहीं पहुंच सकेगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो मसाइल पैदा हो जाएंगे। और जो है वो इससे जो है ना वो एयर का जो पैसेज है, एयर का जो मैकेनिज्म है इनसाइड, वो जब नालियां तंग हो जाएंगी तो वो जो परसेंटेज ऑफ एयर इनसाइड आना है वो कम हो जाएगी। वो जब कम हो जाएगी तो उससे जो है वो सांस लेने में दुश्वारी हो जाएगी, हमारे अंदर जो है वो प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब इसकी रीजंस क्या हो सकती है, काजेज क्या है? काजेज इसमें जो मेजर काजेज अभी हम पढ़ के आए हैं तो उसमें दैट इज काज्ड बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग इसकी वजह हो सकती है, और वायरसेस भी हो सकते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है इसके साथ, और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ये तीन रीजन हो सकती हैं ब्रोंकाइटिस की। अब इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं काजेज को, तो स्मोकिंग की वजह से म्यूकस प्रोडक्शन में जो है वो इंक्रीमेंट हो सकता है। इसके अलावा वायरसेस वगैरह इस तरह का इन्फेक्शन अंदर क्रिएट करेंगे, जिससे जो है वो हमारे जो म्यूकस होगा उसकी जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल वैल्यू से इंक्रीज कर जाएगी। या फिंजाई का कोई इस तरह का, हमारे सांस लेने के दौरान फिंजाई के कुछ पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर होंगे तो वो क्या करेंगे, हमें जो है वो फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करके, तो इनसाइड एक्चुअली वो हमें प्रॉब्लम काज करेंगे कहां पर, इन द एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, जिससे ओवरऑल जो है वो जो ब्रोंकाई है वो नैरो हो जाएंगे, और वहां से जो एयर का जो पैसेज वे होगा, हवा का जो गुजरने का जो हिस्सा होगा, उसमें डिस्टर्बेंस आएगी, और उस डिस्टर्बेंस के नतीजा में हमारे बॉडी के अंदर जो प्रॉपर एयर है वो नहीं गुजर सकेगी। जब वो नहीं गुजर सकेगी तो उससे जो है ना वो बड़े मसाइल आएंगे। तो ये सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज दिस, ये असल में है क्या। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा, फिर हमने इसकी काजेज के बारे में डिस्कशन की है कि इसकी वजह क्या हो सकती है, इसकी रीजंस क्या है। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ डिस्कशन करेंगे कि जो ब्रोंकाइटिस है ये दो टाइप्स की हो सकती है।
इसमें सबसे पहले है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी? एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब इसमें ये मसाइल तो दोनों तरह के हैं। एक टेम्परेरी जो है वो तौर पर ब्रोंकाइटिस का इशू हो सकता है, और एक परमानेंट बेसिस पे जो है वो ब्रोंकाइटिस का इशू हो सकता है। तो उसी लिहाज से इनको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उनमें से एक जो है वो एक्यूट है और दूसरी क्या है? क्रॉनिक है। तो एक्यूट के बारे में पढ़ते हैं। एक्यूट जो होगी ये एक टेम्परेरी टाइप की होगी। ये परमानेंट जो है वो सोर्स नहीं है डिजीज का, टेम्परेरी होगी। इसमें जो पेशेंट है वो 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर जो है वो रिकवर हो जाता है और विद नो परमानेंट डैमेज। तो ये भी एक टाइप है नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई की, एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ये 2 to 3 वीक्स तक ये सिलसिला चलता है। एक आदमी को ये डिसऑर्डर 2 to 3 वीक्स तक चलेगा। जब 2 से 3 हफ्ते तक ये चलेगा, उसके बाद जो है वो पेशेंट रिकवर हो जाता है। लेकिन रिकवरी जो होती है वो जो है वो इतना ज़्यादा जो है ना डैमेज नहीं होता, नो परमानेंट डैमेज के साथ नहीं होती। मतलब रिकवरी के साथ इंसान जो है वो सेहतयाब हो जाता है और फिर उसको वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक्यूट है जो है वो ये कुछ 2 से 3 हफ्तों के लिए हो सकता है। डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हो सकता है कि कोई शख्स किसी ऐसी जगह पे गया जहां पर मिट्टी के ज़रात बहुत ज़्यादा थे, वो सांस के ज़रिए से उसकी बॉडी में चले गए। तो ये 2 से 3 हफ्ते तक उसको जो है वो ये प्रॉब्लम रहेगी। मेडिसिन वगैरह का यूज़ करने से तो जो है ना वो इसको क्योर किया जा सकता है, और ये जाते जाते कोई ख़तरनाक किस्म के जो है वो असरात मुरतब करके नहीं जाएगी। इसके बाद आ जाता है इसकी दूसरी टाइप, और वो है क्रॉनिक। क्रॉनिक जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो ब्रोंकाइटिस की टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो बीमारी है, जो डिसऑर्डर है, वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो मूव करता रहता है, ज़्यादा टाइम तक ये बरकरार रहेगा। और फिर अगर रिकवर हो भी जाता है, अगर कोई शख्स इस डिसऑर्डर से, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से, तो उसको परमानेंट डैमेज भी हो जाएगा और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में उसको किसी ना किसी तरह से इस बीमारी का जो है वो एहसास भी रहेगा और उसको इसकी जो है वो सिम्टम्स भी रहेंगे। तो ये परमानेंट होती है, और ये इसकी जो रिकवरी रेट होता है 3 months to 2 year है। 3 months to 2 year, ठीक हो गया। और इसमें जो है ना रिकवरी के जो है ना वो रिकवर होता है बंदा, लेकिन विद परमानेंट डैमेज। उसको परमानेंट डैमेज हो जाएगा जब तक वो रिकवर होगा। तो वो प्रॉब्लम फिर उसको जो है वो बाद में भी चलता रहेगा, बाद में भी उसको जो है वो मसाइल जो है वो चलते रहेंगे इसमें। अब इसकी जो है वो नेक्स्ट हमारे पास ये हमने काजेस पढ़ ली। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, कि क्या क्या सिम्टम्स रहेंगी जब ये बीमारी हमारे पास जो है वो मौजूद रहेगी। तो इसके सिम्टम्स जो है वो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अलामात क्या रहेंगी इसकी? अलामात में सबसे पहले जो है वो कफ होगी, कफिंग का मैकेनिज्म होगा, खांसी, विजलिंग, इसके साथ साथ जो है वो चिल्स, फीवर भी होगा, चिल्स भी होंगे, चिल्स, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जब भी कोई हार्ड जॉब करेगा। तो ये इसकी जो है वो सिम्टम्स हैं कि अलामात क्या होंगी। एक तो उसको खांसी रहेगी जब भी वो जो है वो, क्योंकि अंदर डिस्टर्बेंस है, पार्टिकल्स जो है वो एयर पैसेजवे में मौजूद होते हैं,
तो वो वाइब्रेशंस, वो इरिटेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से कफिंग का मैकेनिज्म होगा, विजलिंग होगी, छाती बंद हो जाएगी, उसके ऊपर एक जैसे दबाव सा होगा, चिल्स जैसे विस्लिंग टाइप मैकेनिज्म होता है, आवाज आती है आएगी उसकी चेस्ट में से, फीवर का मैकेनिज्म भी रहेगा, बुखार भी उसको फील होगा। और अगर वो जो है वो कोई हार्ड जॉब करता है, कोई सख्त जान वर्जिश वगैरह करता है, तो उसका सांस बंद होना शुरू हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी और उसको जल्दी थकावट जो है वो फील होगी और वो बैठ जाएगा। ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस। इसको एक दफा रिपीट किया देता हूं मैं आपके सामने। ब्रोंकाइटिस एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ब्रोंकाई जो है वो ट्रेकिया से दो नालियां निकलती हैं जो दोनों तरफ के जो है ना लंग्स की तरफ मूव करती हैं। वन ऑफ देम इज लेफ्ट ब्रोंकाई, अनदर इज राइट ब्रोंकाई। इनकी इन्फ्लेमेशन का जो नाम है वो है ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लेमेशन, इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से इनके अंदर मौजूद एक लिक्विड होता है, थिक लिक्विड, जिसको हम म्यूकस का नाम देते हैं। वो जो म्यूकस होता है उसकी प्रोडक्शन जो है वो आम रूटीन से ज्यादा हो जाती है। आम रूटीन से जब ज्यादा हो जाती है तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो ब्रोंकाई है, वो जो नालियां हैं वो नैरो हो जाती है, वो तंग हो जाती है, और जो एयर का पैसेज वे है, जो हवा का गुजरने का जो रास्ता है, वो तंग पड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है वो एयर नहीं पहुंच पाती। तो जब प्रॉपर एयर नहीं पहुंच पाएगी तो इसकी वजह से जो है ना वो सांस लेने में दुश्वारी होगी, गैसियस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म होगा वो डिस्टर्ब होगा। ये इसमें हमने पढ़ा था। और जो एयर पैसेज वे है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी रहेगी। फिर हमने इसकी काजेज पढ़ी कि किन वजह से ये बीमारी, ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें सबसे पहले जो इसकी मेजर रीजन है, मेजर काज जो है वो स्मोकिंग है। दैट इज द ट्रेंड दीज डेज, वी आर टेकिंग इट एज अ सिंबल ऑफ हाईनेस टू स्मोक। स्मोक करना हमारे लिए सिंबल ऑफ हाईनेस का कंसीडर किया जाता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसके बहुत खतरनाक नतायज हैं और जो है वो हम इससे बहुत सी बीमारियों को अपने पास बुला रहे हैं। आज की नौजवान नस्ल इसकी वजह से काफी जो है वो इसमें इन है, विच इज नॉट अ वेरी गुड जो है वो हैबिट। वी हैव टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम दिस स्मोकिंग। तो इस पे जो है ना वो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपने दोस्तों यारों में, दोस्त फ्रेंड्स में कोई देखें तो उनको इस चीज से आगाह करें कि स्मोकिंग इज अ वेरी बैड हैबिट, नॉट ओनली एज एन अ पर्सनैलिटी का भी आपका जो है वो डैमेज है, और इसके अलावा इनसाइड बॉडी आपको अंदर के बहुत से मसाइल जो हैं वो, सबसे बड़े मसाइल आपके रेस्पिरेटरी और जो सिस्टम में डिसऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो आप देख सकते हैं कि सांस लेने के बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता। वायरसेस भी कुछ इन्फेक्शन कर सकते हैं। दो ऐसे लोग जो स्मोकिंग नहीं करते उनमें भी इस बीमारी के चांसेस हैं, और उनकी रीजन क्या है, या तो कोई वायरसेस वगैरह होंगे या कोई फंगल इन्फेक्शन होगा जो क्या करेगा, इसको जो है वो म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। तो म्यूकस की प्रोडक्शन जैसे ही इंक्रीज होगी तो नैरोइंग ऑफ जो है वो डक्ट्स हो जाएगी, जिससे एयर पैसेज में डिस्टर्ब होगा। फिर हम इसकी टाइप्स की तरफ मूव हुए कि इसकी जो है वो दो टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। इनमें थोड़ा फर्क है। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है, 2 to 3 वीक्स में जो है रिकवरी हो जाती है, और आपके जो एयर पैसेज वे है उसमें कोई भी किसी किस्म का परमानेंट डैमेज नहीं होता। सेकेंड हम बात करते हैं क्रॉनिक डिजीज की, क्रॉनिक टाइप की। इस क्रॉनिक टाइप में ये एक खतरनाक सिचुएशन है। इसमें जो प्रॉब्लम होगा वो 2 to 3 मंथ से लेकर 2 years तक मूव कर सकती है आपकी बॉडी में, और ये विद परमानेंट डैमेजेस, और बॉडी में परमानेंट डैमेज को छोड़ के जाएगी, जिससे जो है ना वो आइंदा आने वाली जिंदगी में आपको ये मसाइल साथ ही साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो इसकी सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स की बात की थी तो हमने कहा था कफ है, विजलिंग, चिल्स, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और या फिर जब कोई किसी किस्म की जो है वो सख्त किस्म की मेहनत की जाए तो उस नतीजा में भी ये प्रॉब्लम हमें सांस लेने में दुश्वारी पैदा होगी, और ये ब्रोंकाइटिस की जो है वो सिम्टम्स हैं।
उम्मीद है आपको ये समय लगी हो। इससे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट जो है वो एम्फीसीमा, उसके बारे में देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो एम्फीसीमा है। एम्फीसीमा भी एक जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसमें जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई होती है। जो रीजन सबसे मेजर जो है वो इसका जो नुकसान है वो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई के बारे में आप लोगों को पता है कि एल्वेलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, के लंग्स का जो स्ट्रक्चर है इनसाइड वो भी यही बनाती हैं, और लंग्स का जो फंक्शन है, जितना भी गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है वो हम लास्ट टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया है कि वो एल्वेलाई के थ्रू होता है। एल्वेलाई का पता है आपको कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, बबल्स लाइक होती हैं, और ये लंग्स के अंदर मौजूद होती हैं। और लंग्स के जो है वो उस हिस्सा में, जैसे अभी हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो ब्रोंकाइटिस है, ये दो, ये अपनी तरफ की जो है वो लंग्स इसमें शामिल हैं। तो इसमें जो है वो आगे जाएंगे तो ये नालियां मजीद छोटी छोटी, और ये एंड पे जाके जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको हम एल्वेलाई कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज का जितना भी मैकेनिज्म है वो एल्वेलाई के थ्रू होता है, और अगर इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाए तो इस डिजीज को, इस डिसऑर्डर को हम क्या नाम देते हैं, एम्फीसीमा। असल में डिस्ट्रक्शन क्या होती है, तोड़फोड़ का मैकेनिज्म है कि जो एल्वेलाई हैं इनकी ब्रेकेज होती है। ब्रेकेज होने के नतीजे में जो टूटी हुई एल्वेलाई होंगी, जो ब्रेक हुई हुई एल्वेलाई होंगी, वो क्या करेंगी, वो आपस में कंबाइन हो जाएंगी और एक अजीब सा स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइन टुगेदर हो जाएंगी और अजीब सा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगी। इस स्ट्रक्चर की वजह से जो सरफेस एरिया होगा लंग्स का, सरफेस एरिया लंग्स का जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। लंग्स के सरफेस एरिया डिक्रीज होने से जो एयर का पैसेज वे है, एयर का जो गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली हम कह सकते हैं, गैसियस एक्सचेंज जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी। वो प्रॉपरली नॉट प्रॉपर, वो प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस हो सकती है। तो ये सारा जो है एम्फीसीमा की एक जो है वो डिसऑर्डर है कि किस तरह से एम्फीसीमा जो है वो डैमेज करता है, किस तरह से वो नुकसान पहुंचाता है, और उससे जो है वो कैसे हमारे जो है ना वो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये इसका जो है वो डिजीज है। आगे हम बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की। अलामात हैं। अलामात रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हर एक जो डिसऑर्डर होगा उसमें ऑलमोस्ट सेम होंगी, क्योंकि सबसे पहले जब हमारी जो सांस है, जो हवा वाली नाली है, जो हमारा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा तो उससे जो है वो हमारा जो है वो जिस्म में कफिंग का मैकेनिज्म भी होगा। तो इसमें जो सबसे पहले वाली है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है कि सांस लेने में दुश्वारी आती है। फिटीग्स का मैटर आ जाता है। अब फिटीग्स क्या होती है, फिटीग्स जो होती हैं जिस्म के जो मसल्स हैं उनमें थकावट की वजह से टाइटनेस क्रिएट हो जाना, जिससे हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट का मैकेनिज्म जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और ये सारा सिलसिला इसमें जो है वो मौजूद रहता है। तो उसके अलावा वेट लॉस इसमें मेजर जो है वो सिम्टम्स में आता है। वेट लॉस होता है, हमारी बॉडी की जो प्रॉपर जो है वो नरिशमेंट नहीं हो रही होती, हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही होती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो ग्रोथ करने का जो मैकेनिज्म है वो रुक जाता है। बजाय रुक जाने के बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेट है, जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये इसकी एक जो है वो रिकरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये एक इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट जो है वो ज्यादा समझने वाला है कि जब एम्फीसीमा का मैकेनिज्म होता है, एम्फीसीमा के दौरान जो है वो आप लोगों की एल्वेलाई की डिस्ट्रक्शन होती है।
तो मेन जो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन पॉइंट है वो एल्विलाई है, उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो ये प्रॉब्लम आपको थ्रू आउट रहेगी, और उससे जो है ना बार बार अगर आप रिकवर हो भी जाते हैं किसी हद तक, लेकिन बार बार किसी ना किसी पॉइंट पर दोबारा कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको जो है वो ओवरलैप करता रहेगा, और मुसलसल आप जो है वो एक रेगुलर पैटर्न में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के चुंगल में फंस जाएंगे। थोड़ी सी कोई परफ्यूम वगैरह या डस्ट वगैरह की मौजूदगी में आपको अगेन जो है वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकरेंट रेस्पिरेटरी अकर्स। अब ये तो हो गया हमारे पास इसके जो है वो सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं कि इसके डैमेजेस क्या हैं, हमें नुकसान कौन से पहुंचेंगे एम्फीसीमा से। डैमेजेस हम कह सकते हैं या इफेक्ट्स ऑफ एम्फीसीमा के एम्फीसीमा होने से हमें कौन कौन से मसाइल, कौन कौन से प्रॉब्लम्स और कौन कौन सी जो है वो वजूहात हमें हमारे अंदर बीमारी की सूरत में आ सकती हैं। उसमें सबसे पहले बात वो करता है कि जब तक ये इस डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं, तब तक 50 to 70% जो हमारा लंग टिश्यूज हैं वो डैमेज हो चुके हैं। यानी कि अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स टिल अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स 50 to 70% of lung tissues damaged। ये इसका एक बड़ा बैड इम्पैक्ट है कि बीमारी का उस वक्त पता चलता है, उस वक्त अलामात सामने आती हैं जब आपके 50 से 70% जो है वो लंग के टिश्यूज डैमेज हो चुके होते हैं। ऑलमोस्ट आप जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को लॉस कर चुके होते हैं, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में डैमेजेस हैं वो परमानेंट हो चुके होते हैं। तो ये इसके डैमेजेस हैं कि जब तक बीमारी अपीयर होती है, जब तक डिजीज अपीयर होती है, तब तक जो है वो आप लोगों को जो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्पेशली जो आपके लंग्स का सिस्टम है, उसमें 50 to 70% आपकी जो लंग्स टिश्यूज हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं। तो ये खतरनाक सिचुएशन है। अब असल जो है वो इस डिसऑर्डर का असल जो प्रॉब्लम है, जो असल नुकसान है, वो देखते हैं। वो क्या है कि ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड डिक्रीज। ये इसकी सबसे जो हम नोट की शक्ल में हम लिख सकते हैं कि नोट अगर कोई पॉइंट को किसी को हमने वाज़े करना हो, प्रोमिनेंट करना हो, तो हम उसको नोट की जो है वो पॉइंट दे सकते हैं। तो इसका जो मेजर एम्फीसीमा का डैमेज है वो क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसको डिक्रीज कर दें। अब वो कैसे डिक्रीज होगा? अब जबकि एम्फीसीमा की जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो एल्वियोलाई में है, और जो गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म होता है वो एल्वियोलाई में होता है। अब जब एल्वियोलाई हमारे डैमेज हो चुके हैं तो गैसियस एक्सचेंज क्या होगा? वो ना होने के बराबर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में मौजूद होगी वो आनी थी लंग्स के अंदर, और जो लंग्स में एयर के जरिए से ऑक्सीजन आई थी वो जानी थी ब्लड के अंदर। तो जब ये सारा मैकेनिज्म एल्वियोलाई के थ्रू होना था, तो जब एल्वियोलाई की डिस्ट्रक्शन हो चुकी है तो उस सूरत में फिर क्या होगा? अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रहेगी, ऑक्सीजन एयर में रहेगी। अब वो एयर वाली ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगी और ब्लड वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, और उस वजह से तमाम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से पर्पलिश बॉडी हो जाएगी, पर्पल कलरेशन हो जाएगी, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हो जाती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो रेडिश शेड में होगा। तो ये जो ऑक्सीजन की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं वो नहीं होंगे। तो इस वजह से ये बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा
खतरनाक सिचुएशन में चली जाती है। तो इसमें भी वही है, हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोकिंग वगैरह है जो इसकी मेजर रीजंस हैं। आज का ये था हमारा टॉपिक, इसको ब्रीफ डिस्कस कर देते हैं आपके सामने। हमने पहले आज के बारे में पढ़ा था ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस से जो है ना इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकाई का, और ब्रोंकाई के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये दो जो है वो ट्रैकिया से डक्ट्स निकलती हैं जो लेफ्ट और राइट की शक्ल में लंग्स के अंदर जाती हैं। तो इससे जो क्या होता है कि जो हमारा जो म्यूकस प्रोडक्शन है ब्रोंकाई के अंदर वो ज्यादा हो जाता है। वो ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि एयर पैसेजवे डिस्टर्ब हो जाता है, नैरो हो जाती है हमारी ब्रोंकाई, जिसकी वजह से प्रॉपर एयर जो है वो उसमें दाखिल नहीं हो सकती। इसमें इसकी जो रीजन हैं वो स्मोकिंग है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, और उसके साथ साथ जो है वो क्या नाम है अपना फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। स्मोकिंग करने वालों में ब्रोंकाइटिस का डिजीज ज्यादा प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा जो है वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। देन कम्स द फंगल इन्फेक्शन। अब इसकी जो हमने दो टाइप्स भी डिस्कस की ब्रोंकाइटिस की, उसमें एक जो थी वो अक्यूट थी और दूसरी थी क्रॉनिक। अक्यूट में क्या होता है कि ये एक टेम्परेरी जोन पे होती है, 2 to 3 वीक्स में जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है और उसको कोई किसी किस्म का जो परमानेंट जो है वो डैमेज नहीं होता। दूसरी अगर हम बात करते हैं क्रॉनिक की, क्रॉनिक में हमने डिस्कस किया था कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, 3 months to 2 years तक इसकी जो है वो ड्यूरेशन है रिकवरी की। लेकिन इस दौरान जो है वो काफ़ी हद तक जो हमारे ब्रोंकाई के अंदर डैमेज हो चुका होता है, परमानेंट डैमेज हो चुका होता है, जो हमें सारी जिंदगी जो है बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास इसकी जो है वो सिम्टम्स थी, कफ, विजलिंग, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है जब हम कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहे होते हैं। तो ये था हमारे पास ब्रोंकाइटिस के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया एम्फीसीमा को। एम्फीसीमा असल में क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्विलाई है। एल्विलाई जो है असल में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि एल्विलाई जो है वो लंग्स का जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो जब लंग्स का जो मेजर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एल्विलाई डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरे जो है वो लंग्स के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो इसमें जो है वो जो एल्विलाई टूट जाती हैं वो फिर आपस में कंबाइन हो जाती हैं। आपस में कंबाइन होने से जो लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एयर पैसेजवे डिस्टर्ब होता है और ये जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद हमने इसके सिम्टम्स पढ़े थे। इसमें सिम्टम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, फिटीग्स, मसल्स का खिंचाव है, जैसे ऐसे बहुत ज्यादा थकावट हुई है, बहुत ज्यादा वर्किंग करके आप आए हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी रूटीन से हट के टफ वर्क कर लें तो आपको फिटीग्स का फैक्टर आ जाएगा। वेट लॉस मेजर काज, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट के रिकरेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कि आपके अंदर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो बार बार आना शुरू हो जाएंगे। एक डैमेज से, एल्विलाई के डैमेज से आप एक दफा ऐसे फील कर रहे होंगे यू हैव रिकवर्ड इट, लेकिन अगले लम्हे कुछ दिनों बाद आपको फिर से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने के चांसेस मौजूद हो जाते हैं। ये इसका सबसे खतरनाक जो है वो सिम्टम है कि आपको बार बार अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं तो यू फील दैट कि आपको काफी मसाइल का सामना है। फिर हमने पढ़ा था कि इसके डैमेजेस क्या हैं, नुकसानात क्या हैं। तो नुकसानात में सबसे पहले क्या था कि ये तब अपीयर होती है इसकी अलामात जब तकरीबन 50 to 70% आपका जो लंग्स टिश्यूज हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। तो जब वो डैमेज हो चुके होते हैं तो तब फिर बहुत जो है वो नुकसान का अंदेशा है। जब ये सारा सिलसिला यहाँ पर डैमेज हो चुका होता है तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है ब्लड के अंदर, और फिर जो है वो हमारी जो बॉडी का कलर है वो पर्पलिश कलर हो जाता है, जिसमें ये साबित हो जाता है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की कमी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा।